कुछ दिन पहले उत्तराखंड ने अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल का ड्राफ्ट रेडी कर दिया है और ये कभी भी उत्तराखंड सरकार के पास सबमिट किया जा सकता है। और अगर इसे लागू किया गया तो गोवा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सेंटर में भी मोदी गवर्नमेंट हो सकता है इस मॉनसून सेशन में ही यूसीसी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दे। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पॉलिटिक्स अब एक्टिव हो चुकी है। वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून। इज इंडिया रेडी फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। And Prime Minister Modi, but is now being actively discussed in various fora. We still don't have a formal UCC proposal in mind, but already various groups are making it clear their positions, either supporting or opposing some form of a uniform civil code. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से हो, आप आस्तिक हो, आप नास्तिक हो, जैसे भी हो, अगर आपको इस टॉपिक में सच में ही क्लैरिटी चाहिए तो आपको न्यूट्रल होकर, अनबायस्ड होकर चीजों को समझना पड़ेगा, ताकि सरकार जो भी डिसीजन लाए आप उसको एनालाइज कर सकें और मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझते हैं कि यह है क्या। अगर कोई इंसान किसी दूसरे को जान से मारने की कोशिश करता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इस ऑफेंस के लिए अगर वो इंसान किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का क्यों ना हो, हमारे देश में क्रिमिनल पनिशमेंट सभी कम्युनिटीज के लिए एक बराबर है, क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम क्रिमिनल ऑफेंस को किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं माना जाता, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है। और अगर किसी फैमिली मैटर को कोर्ट तक लाया जाता है तो उसे सिविल मैटर माना जाता है। लेकिन सिविल केसेस के लिए हमारे देश में पर्सनल लॉ अलग अलग है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे दूसरे भी लॉज हैं। और अगर इन सभी अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज में इक्वालिटी लाई जाए, जिसमें कोई भी कानून सभी लोगों के लिए एक बराबर हो, तो उसे यूनिवर्सल सिविल एक्ट बोला जाएगा। अब इतने रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, तो जब सभी कानूनों को एक साथ क्लब किया जाएगा फिर इसे कोड बोला जाता है, मतलब सेट ऑफ लॉज। फिर हम कह सकते हैं कि सिविल मैटर्स में क्रिमिनल प्रोसीजर की तरह एक सिविल कोड है जिसमें सभी धर्मों के लिए एक बराबर प्रावधान है। और इसी सिस्टम को लाने के लिए आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। चाहे आप फिर रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर या फिर ज्योग्राफिकल एरियाज की बात कर ले, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद सभी कम्युनिटीज के लिए एक तरह का कानून बनाना आसान काम नहीं है। हमारे संविधान में वैसे तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 रिलीजन से ही जुड़े हुए हैं और इसी का ही हवाला देकर लोग यूसीसी को अपोज कर रहे हैं। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने का फंडामेंटल राइट देता है, जबकि आर्टिकल 26 रिलीजियस मैटर्स में फंडामेंटल राइट्स को बताता है। जबकि जो लोग इसके फेवर में हैं वो भी कुछ फंडामेंटल राइट्स का ही हवाला देते हैं, जैसे आर्टिकल 14 जिसमें इक्वालिटी की बात की गई है, आर्टिकल 15 जिसमें किसी भी रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 भी फंडामेंटल राइट है जो प्रोटेक्शन की बात करता है। इनके अलावा आर्टिकल 44 है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में है, और इसी आर्टिकल 44 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की गई है। डीपीएसपी संविधान का वो पार्ट है जो सरकार के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते हुए ये समझा था कि फिलहाल संविधान को बनाते वक्त इन बातों पर कानून नहीं बनाए जा सकते, लेकिन आने वाली सरकारों को देश हित में इन्हें लागू करना चाहिए। यूसीसी को लाने में जिन लोगों को प्रॉब्लम है या फिर जो लोग रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, तो सभी बातों की जड़ है फैमिली मैटर्स, जिसमें मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन और एडॉप्शन जैसे एरियाज कवर हैं। हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी में है और बाकी कम्युनिटीज माइनॉरिटीज में आती हैं। और हमारे देश में सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी माइनॉरिटीज जैसे बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी और ज्यूस हैं। जैन, सिख और बुद्धिस्ट को हिंदू पर्सनल लॉज में ही एज्यूम किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये तीनों सनातन धर्म में रिफॉर्म लाने के चलते बनाए गए हैं। क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूस और मुस्लिम कम्युनिटी के अपने पर्सनल लॉज हैं। इस वक्त सरकार के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मुस्लिम कम्युनिटी और ट्राइबल पॉपुलेशन का है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसी साइड से देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम मैक्सिमम फोकस हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की हिस्ट्री पर रखेंगे और ट्राइबल पॉपुलेशन पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एशियन टाइम में भारत में कानून वेद और स्मृतियों से बनाए जाते थे।
फिर मुगल भारत आए, उन्होंने यहाँ पर शरिया कानून लाया। उसके बाद अंग्रेज भारत आए, उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न टाइम्स में रिफॉर्म्स लाए, कुछ चार्टर एक्ट्स लाए, रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए, कुछ कोड्स बनाए और इसी में ही धीरे धीरे हमने सुधार किया और अपनी आज़ादी के वक्त हमने अपना संविधान बनाया। ब्रिटिशर्स ने जो रिफॉर्म्स लाए वो ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी में लाए गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हिंदू कम्युनिटी से खुद से ही रिफॉर्म्स की मांग हो रही थी। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ मोर्चा उठाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्ट की मांग की और इसीलिए ब्रिटिशर्स चेंज भी ला पाए। क्रिश्चियन ज्यूज और पारसी कम्युनिटी को भी रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो उस वक्त वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि उनके पर्सनल बिलीफ सिस्टम पर कोई बाहर के लोग इंटरफेयर करें। ये टाइम था 1870 का और कुछ टाइम पहले ही 1857 की क्रांति देखने के बाद ब्रिटिशर्स को लगा होगा कि अभी जबरदस्ती करना सही नहीं है, या फिर आप इसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा भी मान सकते हैं जो अंग्रेजों ने हमेशा से ही इंडियन इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए यूज की थी। 1873 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट पास किया जाता है जिसमें इंटररिलीजियस और इंटरकास्ट मैरिज अलाउड थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही इसे डिसॉल्व करना पड़ा क्योंकि कोई भी कम्युनिटी उस वक्त इस कानून के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन आज़ादी के बाद हमने इसी कानून में कुछ फेरबदल किए और 1954 में इसे दोबारा से लागू किया जाता है। 1937 तक ब्रिटिश राज ने हिंदू कोड बिल में बहुत से चेंजेस कर दिए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते ही मुस्लिम कम्युनिटी जानती थी कि अब आज़ादी कभी भी मिल सकती है और इसीलिए मुस्लिम लीग ने 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एक्ट को पास करने की मांग की और ये पास भी किया गया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के केसेस अब शरिया लॉ के हिसाब से डील किए जाएंगे। फिर 2 साल बाद ही डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 को लाया गया, जिसमें तलाक प्रोसीजर की बात की गई थी और इसमें जेंडर इक्वालिटी दूर दूर तक नहीं थी। 1941 में हिंदू लॉ कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन BN राव को बनाया गया। इन्होंने 1947 में अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, जिसमें पहली बार हिंदू कम्युनिटी के लिए डिवोर्स और मोनोगैमी मतलब एक विवाह के बारे में प्रोसीजर बताया था, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उनके रिलीजियस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता था। इस बात से कहां तो मुस्लिम महिलाओं को जागरूक होना चाहिए था कि जब देश की बाकी महिलाओं को समान अधिकार मिल रहे हैं तो उन्हें पीछे क्यों रखा जा रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हिंदू पुरुष समाज ने मुस्लिम कम्युनिटी की बात रखते हुए ये डिमांड की कि जब उन्हें एक से ज़्यादा शादी करने की परमिशन है तो बाकी कम्युनिटीज़ को पीछे क्यों रखा जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। BR अम्बेडकर भी इस बिल के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कर रहे थे ताकि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं होना चाहिए। 1950 तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो BR अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। उस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स खुद ये नहीं चाहते थे कि हिंदू कोड बिल को पास किया जाए, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी और यहाँ तक कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी इस बिल के खिलाफ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लगा होगा कि अब अभी देश आज़ाद हुआ है और पार्टीशन से ऑलरेडी देश में तनाव बना हुआ है और इस हालत में ऐसे कानून लाना सही नहीं होगा। लेकिन 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को 1956 में लाया जाता है। इन तीनों बिलों में मोनोगैमी, मैरिजेज, डिवोर्स जैसी एसेंशियल मैटर्स को रखा गया था, जो अपने आप में सोसाइटी के लिए एक प्रोग्रेसिव लॉ था। और इसमें प्रावधान है कि अगर कोई मोनोगैमी का उल्लंघन करता है, 2 या 2 से ज़्यादा शादियां करता है, तो उसे IPC सेक्शन 494 के तहत सजा दी जाएगी। लेकिन यही कानून, यही धारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर लागू नहीं होती। ऐसा ही एक केस जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर किया गया था और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी, नाम था शाह बानो केस। शाह बानो और उनके पति अहमद खान, जो कि पेशे से वकील थे, इन दोनों की शादी 1932 में हुई। लगभग 14 से 15 साल बाद अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन शाह बानो और अपनी दूसरी बीवी दोनों को अपने साथ रखा। लेकिन 1975 में अहमद खान ने शाह बानो को अलग रहने के लिए बोला और साथ में मेंटेनेंस के रूप में हर महीने 200 रुपए देने की बात भी कही। ये लगभग 3 साल तक चलता रहा और 1978 में अहमद खान ने वो एलिमनी देना बंद कर दिया। इसीलिए शाह बानो कोर्ट में CRPC सेक्शन 125 के तहत अहमद खान के खिलाफ याचिका दर्ज करती है, जिसमें अगर एक कैपेबल अर्निंग मेल अपनी बेरोजगार बीवी और बच्चों को
एलिमनी ना दे तो इस कानून के तहत बीवी और बच्चों को अपने पति या पिता की तरफ से 500 रुपए महीना तक मिल सकता है। अहमद खान ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि शाहबानो और उसका कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, वो सिर्फ सेपरेशन में रह रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से वैसे भी डिवोर्स देने के बाद पुरुष को इद्दत तक मतलब 3 महीने के पीरियड तक ही उस औरत का खर्चा उठाना होता है, मेंटेनेंस अमाउंट देना होता है, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसीलिए वो अब शाहबानो को डिवोर्स देगा, 3 महीने तक इद्दत के वक्त तक वो मेंटेनेंस या एलिमनी अमाउंट देगा, उसके बाद वो और पैसा देने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि CRPC 125 के तहत डाइवोर्सी महिला को भी एलिमनी लेने का अधिकार है। इसीलिए अहमद खान को 25 रुपए महीना शाहबानो को देना पड़ेगा। लेकिन अहमद खान ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट को सही ठहराते हुए एलिमनी अमाउंट 25 से बढ़ाकर 180 कर दिया। अहमद खान ने अब इस दलील को 1981 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया, जहां इस केस को जज YV चंद्रचूड़ के अंडर 5 जजेस बेंच देख रही थी। ये केस लगभग 4 साल तक चला और कोर्ट ने शाहबानो के अधिकारों को सही मानते हुए 180 रुपए देने का ऑर्डर तो दिया ही, साथ में 10,000 रुपए देने की भी बात कही, जो खर्चा शाहबानो को इस केस में झेलना पड़ा। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनल जजमेंट देते हुए ये भी कहा कि ऐसी इनइक्वालिटी को देखते हुए अब इंडिया को यूनिवर्सल सिविल कोड की जरूरत है, ताकि इस देश की हर महिला को, वो चाहे जिस भी धर्म की क्यों ना हो, उसे इक्वालिटी स्टेटस मिलना चाहिए। ये दौर था 1985 का, जब राजीव गांधी भारी बहुमत से अपनी सरकार बना चुके थे। लेकिन शाहबानो केस को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में भारी आक्रोश था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में कैसे इंटरवीन किया और वो अब प्रोटेस्ट करने वाले। राजीव गांधी पॉलिटिक्स में नए थे, लेकिन उनके एडवाइजर ने उन्हें सलाह दी कि अभी अभी सिख दंगे हुए हैं, वो एक और कम्युनल वायलेंस के लिए रेडी नहीं है, और अगर किसी तरह वो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को खुश कर पाए तो एक शांतिपूर्ण माहौल भी बना रहेगा और वो अपनी सरकार को भी अगले 5 साल तक अच्छे से चला पाएंगे। इसीलिए 1986 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ मिलकर एक नया कानून लाया गया, जिसका नाम वैसे तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स रखा गया, लेकिन ये कानून बेसिकली उन जजमेंट के खिलाफ था जो शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हिंदू कम्युनिटी ने सरकार की सेकुलर इमेज के ऊपर क्वेश्चन उठाया तो राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवा दिए। हो सकता है राजीव गांधी को उस वक्त ये डिसीजन सही लगा हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ आने वाले साल उनके इस डिसीजन की वजह से बहुत ही मुसीबत में गुजरने वाले। 21st लॉ कमीशन ने 2018 में सरकार को यह सलाह दी थी कि अभी देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हर रिलीजियस कम्युनिटी के पर्सनल लॉ में ही अगर रिफॉर्म्स ला दिए जाएं तो काम वैसे ही बन जाएगा। जबकि 22nd लॉ कमीशन, जिसके चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी हैं, उन्होंने पब्लिक से अपनी राय मांगी है कि क्या इस बिल को पेश किया जाना चाहिए या नहीं। वैसे तो इस लॉ कमीशन का टाइम पीरियड इस साल तक पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसे नेक्स्ट ईयर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। शायद इसीलिए पिछले साल से गवर्नमेंट इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी सीरियस लग रही है, जो इसके पीछे 1 नेशन 1 लॉ की बात कर रही है। अब बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर। खासकर कि नॉर्थ ईस्ट में 10 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं जो शेड्यूल 6 के अंडर आती है, जिनके लिए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज हैं। उनके कल्चर और कस्टम के हिसाब से उनके लिए क्रिमिनल और सिविल दोनों केसेस के लिए देश से अलग प्रोविजन है। मेघालय में भी मैट्रियार्कल सोसाइटीज हैं जहां इनहेरिटेंस घर की बेटियों का होता है। देश में दूसरे राज्य भी हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि क्या ट्राइबल कम्युनिटीज सच में ही हमारी मेन स्ट्रीम में आने के लिए रेडी हैं? क्या भारत सरकार ने रिजर्वेशन के अलावा, सब्सिडी के अलावा ट्राइबल के लिए कुछ किया है? अभी मणिपुर हिंसा में सरकार की कोई क्लियर साइड नहीं है। क्या जनता इतने बड़े मुद्दे को महज इसी साल या अगली साल तक ही भूल जाएगी? तो इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना सही है या नहीं? अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रैक्टिकल मॉडल देखना है तो गोवा सबसे पहला राज्य है जहां इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि गोवा पर किसी वक्त पोर्टुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन था और पोर्टुगल ने 1980 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया था, जिसका मतलब ये कानून ऑटोमेटिकली गोवा में भी लागू हो गया। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी इसे लागू करते वक्त कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। प्रॉब्लम्स आई थी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने वहां रिलैक्सेशन देकर कंपनसेट किया।
वहां पर भी अभी बहुत से फ्लॉज हैं। जैसे अगर कोई महिला 25 साल की उम्र तक बच्चे को जन्म नहीं देती है तो पुरुष को दूसरी शादी करने का अधिकार है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, ऐसे और भी लूप पॉइंट्स हैं जिनमें सुधार करने की जरूरत है। यहां एक बात बता दूं, अगर सरकार सच में ही इस कानून को अनबायस्ड होकर लाती है तो सिर्फ एक कम्युनिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सभी कम्युनिटीज को अपने कल्चरल वैल्यूज के साथ कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव वे में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सरकार के पास मेरे हिसाब से 4 ऑप्शन हो सकती हैं जिस हिसाब से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। नंबर 1, अलग अलग कम्युनिटी में फिलहाल जेंडर इक्वालिटी के लिए ही कुछ सुधार किया जाए, या फिर नंबर 2, सभी कम्युनिटी में पर्सनल लॉज को इंडिविजुअली देखे, जो उसमें डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उन्हें खत्म करके लाया जाए। नंबर 3, यूनिवर्सल सिविल कोड को कुछ एक्सेप्शंस के साथ लाया जाए जहां कंपनसेशन भी दिया जाए। और लास्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एब्सोल्यूट वैल्यू पर लाया जाए, मतलब जो भी हो देश को एक ही कानून के साथ चलाया जाए। वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए आपको इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यही राय आप लॉ कमीशन की साइट पर भी जाकर दे सकते हैं। अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।